वेलकम एवरीवन। तो आज हम आ गए हैं केमिकल बॉन्डिंग के नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम किसको डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में। और टाइप्स ऑफ बॉन्ड में भी जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो क्या है, आयनिक बॉन्ड। और हम पढ़ेंगे कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस दैट इज रिक्वायर्ड फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। पिछले वीडियो में मैंने बॉन्ड को समझा दिया, फिर मैंने लेविस स्ट्रक्चर समझा दिया, ऑक्टेट रूल समझा दिया। आज हम समझेंगे कि बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, बस थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है जो हमें समझना है। जो बॉन्ड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, वन इज इंटर एटॉमिक बॉन्ड एंड वन इज इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। जो इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स होते हैं वो एटम्स के बीच में होता है, एंड ये इंटरमॉलिक्यूलर के कंपैरेटिव हमेशा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। इसको अगर बॉन्ड को तोड़ना है तो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड कितना होगा, 200 to 400 किलो जूल पर मोल। बट अगर इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड जो है वो वीकर बॉन्ड होता है और उसे तोड़ने के लिए हमें सिर्फ थोड़ी सी एनर्जी देनी होती है, जो कि क्या होती है, 2 से 40 किलो जूल पर मोल। समझ आया। अब जो इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स होते हैं वो चार टाइप के होते हैं, वन इज आयनिक बॉन्ड, अदर इज कोवेलेंट, थर्ड वन इज कोऑर्डिनेट एंड द फोर्थ वन इज मेटालिक बॉन्ड। और जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स होते हैं वो दो टाइप के हैं, वंडर वॉल फोर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। इन सबको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बट धीमे धीमे। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो क्या है, आयनिक बॉन्ड। अब देखो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, जो आयंस के बीच में जो बॉन्ड बनता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। अब आयंस कैसे बनता है, आयंस तभी बनेंगे जब कोई एक न्यूट्रल एटम अपना इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा किसी दूसरे को दे दे। जैसे कि NaCl का अगर हम एग्जांपल देखें तो NaCl में क्या होता है, NaCl इज एन आयनिक कंपाउंड। ये बना किससे है, आयन से। और कौन से आयन है जो इसमें इन्वॉल्व होता है, Na+ एंड Cl-। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, Na+ क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ठीक है, जैसे सोडियम है, सोडियम में का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 281, और वही क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 287। मैंने पिछली क्लास में बताया था ऑक्टेट रूल। सभी क्या चाहते हैं, सारे एटम स्टेबल होने के लिए अपने आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहते हैं। अब एक बात बताओ, इसको अगर 8 चाहिए तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो जाता है, अब ये अपना अगर एक लूज कर देगा तो जितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, वही उसके ऊपर चार्ज बना दो, तो ये Na से Na+ बन जाएगा बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इट्स सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब वो इसको लूज किसको करेगा, अगर क्लोरीन को ध्यान दो तो उसको 287 है, मतलब उसे आउटर मोस्ट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसको एक की कमी है, तो वो एक उसको कौन देता है, सोडियम। तो ये जब एक इलेक्ट्रॉन लेता है सोडियम से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से इस पे माइनस चार्ज आ जाता है। अब ये प्लस और माइनस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो इन दोनों को बांध के रखता है, इसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड का डेफिनेशन क्या है, इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच होल्ड्स टुगेदर आयंस ऑफ द कंबाइनिंग एटम। और वो आयंस बने कैसे हैं, बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसका मतलब क्या है कि हमेशा जो बॉन्ड बनता है वो ऐसे दो एटम्स के बीच में बनता है, जिसमें एक का नेचर हमेशा कैसा होना चाहिए, दानवीर जैसा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन देने वाला हो, और दूसरा वाला कैसा हो, एक्सेप्ट करने वाला हो। इसीलिए आयनिक बॉन्ड जो होता है ना, सबसे बेस्ट किसके बीच में बनता है, ये बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। क्यों, क्योंकि मेटल का नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स देना, वाइल नॉन मेटल्स का नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। समझ आया, यही पॉइंट मैंने नेक्स्ट में लिखा रखा है, बॉन्ड फॉर्म्ड व्हेन द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बिटवीन द मेटल एंड द नॉन मेटल। तो ऐसे ही बॉन्ड को हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। एंड ये यूजुअली आयनिक बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो किसके बीच में होता है, फर्स्ट ए सेकेंड ए ग्रुप का जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है 6th ए एंड 7th ए ग्रुप के साथ। समझ आया। तो आयनिक बॉन्ड यूजुअली कब बनता है, मैंने ये बता दिया। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर ये समझ आया है तो इसे छाप लो। तो अब हम फेवरेबल कंडीशन को स्टडी करें। अब देखो फेवरेबल कंडीशन में जो सबसे पहले 3 बेसिक होते हैं, जो बहुत जल्दी और आसानी से समझ आ जाएंगे, हम पहले उनको पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लैटिस एनर्जी पे जाएंगे, क्योंकि लैटिस एनर्जी का जो कंसेप्ट है ना, वो बहुत सारे बच्चों को क्लियरली नहीं पता होता है। ठीक है, तो वो चीज अभी हम बाद में समझेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या है, सबसे पहला जो फेवरेबल कंडीशन है वो होना चाहिए डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोला मैंने, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर किसी के बीच मतलब अगर आयनिक बॉन्ड बन रहा है तो उनके जो कंबाइनिंग एटम्स है, ये एटम 1 मान लो और ये एटम 2 है, तो अगर जो दो एटम्स के बीच में आयनिक बॉन्ड बन रहा है ना, इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अच्छा खासा होना चाहिए। एक बात याद रखो, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इफ इट इज इक्वल टू
2 और शुड बी मोर देन 2। हमेशा जो है जो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2 के बराबर या 2 से ज़्यादा आना चाहिए। तो ऐसे एटम्स के बीच में जो आयनिक बॉन्ड है वो बहुत बेहतरीन बनता है। समझ आया? जैसे कि अगर हम Na का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू लिखें तो वो होती है समथिंग 0.9, वाइल क्लोरीन का जो होता है वो 3 होता है। तो अब अगर इनका डिफरेंस निकालो, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर निकालोगे तो 3 माइनस 0.9 आएगा, दैट इज वैल्यू विल बी समथिंग अराउंड 2.1। Greater the difference in electronegativity of the two atoms, more it will have the tendency to form ionic bond। समझ आया? तो ये पहला पॉइंट मैंने समझा दिया। अब दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया? दूसरा पॉइंट है आयनाइजेशन एंथैल्पी। समझ आया? क्या बोला मैंने? आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? देखो, मैं सिंपल अगर वर्ड में समझाऊं आयनाइजेशन एंथैल्पी तो वो क्या होता है? किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें जो एनर्जी देनी पड़ती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसका मतलब अगर तुम ध्यान दो तो सोडियम में हमें ऑक्टेट के लिए क्या करना पड़ रहा था? उसका ये जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल से हमें ये एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ रहा था। तो इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में ही जो हम एनर्जी देते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी। समझ आ रहा है? अगर किसी का आयनाइजेशन एंथैल्पी जितना कम होगा वो उतना इजीली अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और वो उतना इजीली क्या कर देगा? कैटायन बनाएगा। खुद ही समझो ना, अगर आयनिक कंपाउंड को तुम ध्यान से देखो तो आयनिक कंपाउंड में मेन जो कंपाउंड को बनाए रखता है वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे पैदा होता है? ड्यू टू कैटायंस एंड एनायंस, है ना? जो उनके ऊपर चार्ज होता है वही उन्हीं के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनको बांध के रखता है। तो इसका मतलब जितना इजीली कैटायन बन जाए और जितना इजीली एनायन बन जाए आयनिक कंपाउंड उतना ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा, अच्छा होगा, है ना? तो इसीलिए एक बात याद रखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? हमेशा कम होनी चाहिए। लोअर द आयनाइजेशन एंथैल्पी, ग्रेटर विल बी द टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायन एंड हेंस मोर इजीली इट विल फॉर्म आयनिक बॉन्ड। समझ आया? क्या बोला मैंने? लेसर द आयनाइजेशन एंथैल्पी, lesser the ionization enthalpy, greater will be the tendency to form, greater will be the tendency to form ionic bond। और उससे पहले यहां पे एक लाइन लिख लेना, क्या बताया मैंने? लेसर द आयनाइजेशन एंथैल्पी, मोर इजीली द कैटायन विल बी फॉर्म्ड, द कैटायन विल बी फॉर्म्ड। और जितना जल्दी कैटायन बनेगा उतना इजीली या उतना जल्दी आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, उतना अच्छा आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। समझ आया? अब यहां से एक बात याद रखो, जितने भी मेटल्स होते हैं ना उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होती है बाकी के कंपैरेटिव। इसीलिए जितने मेटल्स हैं वो बहुत जल्दी दे हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। समझ आया? तो इस हिसाब से क्या लिखोगे? एल्कली मेटल, एल्कली एंड एल्कलाइन earth metal have greater tendency to form ionic bond। समझ आया? तो ये बात आई होप क्लियर होगा। अब हम थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझ आया? क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? देखो, किसी को इलेक्ट्रॉन देने में जो एनर्जी हमें लगती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लग रही थी वो थी आयनाइजेशन एंथैल्पी, और आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा क्या होनी चाहिए? आयनिक बॉन्ड के लिए लो। ठीक? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? हाई। समझ आया? ऐसे ही अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए। तो किसी के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में जो एनर्जी लगती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे यहाँ क्लोरीन था, क्लोरीन अपने सबसे वैलेंस शेल में ऑक्टेट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही थी? 1 की। तो वो एक इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा था? सोडियम। तो वही एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में
जो एनर्जी लगती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझ आया? तो एक बात समझो, मोर नेगेटिव द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मोर इजिली इट विल फॉर्म एन आयन एंड ग्रेटर इट विल हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। तो यहां से मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगा उतना जल्दी वो एनायन बनाएगा और उतना जल्दी वो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। समझ आया? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होना चाहिए, मोर नेगेटिव द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, more easily it will form an ion and greater will be its tendency to form आयनिक बॉन्ड। समझ आया? क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि सारा खेल कैटायन और एनायन के बनने का है, क्योंकि उन्हीं के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनिक कंपाउंड को स्टेबल रखता है। समझ आ रहा है? तो देखो यहां तक हमने फेवरेबल कंडीशन समझ लिया। वो फेवरेबल कंडीशन में हमें हमेशा क्या याद रखना है कि कितना जल्दी हमें कैटायन मिल जाए और कितना जल्दी हमें एनायन मिल जाए। जिसके लिए तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि कैटायन जल्दी कब बनता है, जब किसी का आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए, लो, और एनायन इजीली कब बनता है, जब किसी का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होना चाहिए, मोर नेगेटिव। समझ आया? ये 3 पॉइंट्स तुम्हें याद रखने हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा आयनिक बॉन्ड की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी जितनी लो होगी वैल्यू, आयनिक बॉन्ड की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितना नेगेटिव होगा उतना ज्यादा आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन का टेंडेंसी होगा। समझ आया? greater will be the tendency to form आयनिक बॉन्ड। समझ आ गया? तो आई होप ये 3 पॉइंट्स क्लियर है। अब हम आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो देखो अब हम लास्ट कंडीशन को डिस्कस करेंगे जो कि क्या है, लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी क्या होता है वो मैं एक्सप्लेन करूंगी, उसके साथ साथ मैं हीट ऑफ फॉर्मेशन को भी एक्सप्लेन करूंगी, इसीलिए मैंने दोनों के डेफिनेशंस को लिखा है। अच्छा, लैटिस एनर्जी को समझने के लिए हम पहले बॉर्न-हेबर साइकिल को समझेंगे। ठीक है, और बॉर्न-हेबर साइकिल जो होता है वो मेनली लैटिस एनर्जी के लिए ही, मतलब लैटिस एनर्जी को ही निकालने में हेल्प करता है। तो हम पहले बॉर्न-हेबर साइकिल बनाएंगे NaCl के लिए। ठीक है, अब अगर बॉर्न-हेबर साइकिल हम NaCl के लिए बनाए तो अगर हम NaCl को देखें तो NaCl सॉलिड में होता है, वो बना किससे है, जब Na सॉलिड किसके साथ कंबाइन करता है, Cl2 के साथ गैसियस फॉर्म में, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, समझ आया, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है हम उसी को क्या बोलते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन। ये एनर्जी रिलीज्ड है इसलिए ये नेगेटिव में लेंगे हम। समझ आया? जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो हम पॉजिटिव में लेते हैं। ठीक, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बनता है तो उसमें जो भी अमाउंट ऑफ हीट निकलता है बाय इट्स एलिमेंट इन प्योर स्टेट एंड स्टेबल स्टेट। मतलब जब जो आपने एलिमेंट लिया है वो जब अपने प्योर स्टेट में रहे और तब जब वो कंबाइन करके 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बनाते हैं तो जो हीट निकलती है उसी को क्या बोलते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन। समझ आया? अगर अभी ये बात नहीं भी समझ आई है तो लैटिस एनर्जी समझो, तब तक और बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब क्या होता है लैटिस एनर्जी, क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बिकॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि निकलती है जब कैटायन और एनायन आपस में जुड़ते हैं। समझ आया? तो ये भी रिलीज्ड एनर्जी है, तो ये भी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव में होनी चाहिए। अब ये क्या कह रही है हम समझते हैं। देखो इसका मतलब लैटिस एनर्जी को अगर हम सिंपल समझना चाहे तो लैटिस एनर्जी क्या होता है, जब Na+Cl- के साथ जब कंबाइन होता होगा, NaCl बनाता होगा, तो उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसी को तो लैटिस एनर्जी कहते हैं। बट एक बात हमेशा याद रखो, मतलब हमें यहाँ पे कैसे डिफरेंस समझ आएगा कि हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है और लैटिस एनर्जी में डिफरेंस क्या होता है। तो एक बात समझो, यहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन में हमेशा बोला जाता है कि जो उसके एलिमेंट्स हैं उनको उनके प्योर स्टेट में होना बहुत जरूरी है। मतलब सोडियम है तो वो सॉलिड में जब रहेगा और क्लोरीन जो है जब वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो वो जब गैसियस वो अपने फॉर्म में और ये अपने फॉर्म में जब रहे और तब जब वो कंबाइन करके 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनाते हैं तो उसे हम लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। और लैटिस एनर्जी क्या होता है, जब कैटायन और एनायन आपस में कंबाइन करते हैं तब जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है लैटिस एनर्जी। बट एक बात क्या याद रखनी
रखनी है हमेशा कि इनको हमेशा गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। समझ आया? ये होता है पॉइंट ऑफ डिफरेंस। यहाँ पे देखो ये अपने ही स्टेट में है, बट यहाँ पे इनको हमेशा अपने गैसियस फॉर्म में रहना पड़ेगा, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसे हम लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब हमें पहले इनको इनके फॉर्म में बदलना पड़ेगा, मतलब इसे Na को Na प्लस गैसियस में बदलना होगा और क्लोरीन को Cl माइनस में गैसियस में बदलना होगा, है ना। तो ये चीज हम पहले यहाँ तक पहुंचे, फिर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी उसे हम लोग लैटिस एनर्जी कहेंगे। तो वो मैं समझा रही हूँ। देखो पहले Na सॉलिड है, तो सॉलिड को पहले हम गैसियस में कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा Na। जब हम इसको गैसेस में कन्वर्ट करते हैं तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। समझ आया? तो यहाँ पे सॉलिड से गैसेस में बदलने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे हम सब्लिमेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अब जब हम इसको क्या करेंगे Na, अब इससे जब हम एक एटम को निकालते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है Na प्लस गैसेस में। समझ आया? और इस टाइम एक उस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने में, इस टाइम जो वो एक इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं उस टाइम जो हम एनर्जी लेते हैं, जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी ना। तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी रिक्वायर्ड है? आयनाइजेशन एंथैल्पी। समझ आया? अब यहाँ तक तो हम पहुंच गए, ठीक। अब हमें क्या करना है? क्लोरीन को देखना है। तो क्लोरीन क्या है? यहाँ पे Cl2 में है, यहाँ पे हमें Cl चाहिए, तो हमें इसका मतलब इसके बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो हम इसको तोड़ के Cl में कन्वर्ट करते हैं, और ये तो ऑलरेडी गैसेस में है ही। तो इस टाइम पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम लोग बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो वो एनर्जी लगा के ये किस में कन्वर्ट हो गया? Cl गैसेस में। अब हम इसको क्या करेंगे? जब हम अब इसको हमें Cl माइनस में कन्वर्ट करना है ना, तो उसको हम एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा देते हैं। याद है Na और Cl की कहानी? तो जब हम इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा देंगे तो उस टाइम जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझ आया? तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cl माइनस गैसेस में। समझ आया? और अब जब ये दोनों कंबाइन करते हैं, ये Na प्लस मतलब कैटायन Cl माइनस एनायन के साथ, बट दोनों को किस फॉर्म में होना जरूरी है? गैसेस फॉर्म में। तो अब जब ये दोनों कंबाइन करते हैं और NaCl सॉलिड बनाते हैं और NaCl बनाते हैं, तब जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। समझ आया? तो एक बात हमेशा याद रखना, फॉर्मेशन में और लैटिस में सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। फॉर्मेशन में एलिमेंट्स को अपने प्योर स्टेट में ही होना पड़ेगा, तब जो कंबाइन करके एनर्जी निकलती है उसे हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। ये हमेशा नेगेटिव रहेगा, और ये भी क्योंकि एनर्जी रिलीज है तो ये भी नेगेटिव रहेगा। और बट ये क्या होता है? जब कैटायन एनायन आपस में कंबाइन करते हैं बट गैसियस फॉर्म में, तब जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी। और हमेशा याद रखो, एक बात बताओ, ये एनर्जी रिलीज है ना, मतलब कैटायन एनायन आपस में कंबाइन कर रहे हैं और उस टाइम एनर्जी निकल रही है। एक बात बताओ, मैंने सबसे पहले इससे पिछले वीडियो में यही बताया था कि सिस्टम को स्टेबल होना पड़ेगा, और अगर सिस्टम स्टेबल होना चाहता है, अगर सिस्टम स्टेबल होना चाहता है तो उसको एनर्जी क्या करना पड़ेगा? एनर्जी उसको अपनी कम करनी पड़ेगी, और एनर्जी कम करने के लिए एनर्जी को रिलीज कराना पड़ेगा। समझ आया? एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए? बताओ। लैटिस एनर्जी की वैल्यू हाई होनी चाहिए। हायर द लैटिस एनर्जी, हाई लैटिस एनर्जी मतलब एनर्जी जितना ज़्यादा सिस्टम से निकलेगा, मतलब जब ये दो कंबाइन करेंगे उस टाइम जितना ज़्यादा एनर्जी निकलेगा उतना ज़्यादा सिस्टम क्या होगा? स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। समझ आया? और उतना ग्रेटर टेंडेंसी होगा आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। क्लियर है? तो एक बात हमेशा याद रखो, हाई लैटिस एनर्जी होनी चाहिए। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? नेगेटिव, मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए। फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? लो, इजीली वो अपने बॉन्ड को तोड़ दे, तो लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होनी चाहिए। और डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? हाई होना चाहिए। ये सारे कंडीशंस अगर है
तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है वो बहुत फेवरेबल हो जाता है। समझ आए? यही चीज मैंने आज की वीडियो में समझाई है और आई होप समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लैटिस एनर्जी पे और थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। आई होप आज का वीडियो समझ आ गया होगा, मैंने क्या क्या कंडीशंस बताए हैं वो क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो एंड अगर वीडियो अच्छा लगे देन डू सब्सक्राइब। थैंक यू एंड बाय।